तो हमारे सिलेबस का अगर देखें तो एक है शिक्षा और मनोविज्ञान वाला। ये वाला टॉपिक क्या हुआ है, कवर हुआ है, मनोविज्ञान। इससे पहले हम लोग देखेंगे क्या, अब जो छोटे-छोटे टॉपिक है जो आपको लगे कि बहुत जल्दी हो गए। एक देखेंगे सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। इसके बाद देखेंगे व्यक्तिक भिन्नता, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस। इसी के बाद दो टॉपिक रहेंगे जो थोड़े आपको लेंदी हो सकते हैं लगे। एक होगा आपका बुद्धि, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, समय लेंगे। फिर है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। फिर देखेंगे निर्देश एवं परामर्श या निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और अगला जो है वो क्या है, समावेशी शिक्षा। 10 से 12 दिन और एक बार रिवीजन और फिर आपका टॉपिक खत्म। 2 बार रिवीजन और जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं बनाने के वो हम बनाएंगे और वो सारा कुछ खत्म करेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे हम इस वाले टॉपिक में। जब रिवीजन करना होगा तो लगभग 30 से 40 प्रश्न और उसमें प्रिपेयर करेंगे रिवीजन करने के टाइम। तो ये मान के चलिएगा इतने टॉपिक को एक बार रिवीजन करेंगे, इतने को एक बार रिवीजन करेंगे, मतलब ये मान के चलो सब मिलाकर ये हो जाएगा 50 क्वेश्चन रिवीजन करने के टाइम, ये 50 क्वेश्चन और लगभग 30 क्वेश्चन और लेके रिवीजन करने के समय, जब हम रिवीजन करने के मोड में आएंगे तब। फिलहाल तो मैं जितने आपको ऑब्जेक्टिव दिया हूं वो तो करेंगे ही करेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव मिल चुका है। ये ये एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन, चार टॉपिक के आपको नोट्स मिल चुके हैं आपको। उसमें हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल नोट्स है वो, और उसके अलावा जो है आप देखते हैं कि उसमें एमसीक्यू भी दिया हुआ है, वो भी बाइलिंगुअल है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास नोट्स ही अवेलेबल नहीं है। तो आप ज्यादातर फोकस करिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने के दौरान मैं जब एक बार पढ़ा लूंगा तो आप उसको इजिली समझ जाओगे। मैं जब आप उसको पढ़ा दूंगा तब आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, नहीं तो ऐसे में समझ में नहीं आने वाला। तो अभी स्टार्ट करेंगे क्या, हमारे सिलेबस का अगला टॉपिक वो है क्रिएटिविटी। नहीं, नोट्स जो है आपको देखो, नोट्स व्हाट्सएप के थ्रू मिल रहे हैं, आपको व्हाट्सएप में मिल रहा है। और ये व्हाट्सएप का लिंक जो है, लिंक जो आपने टेलीग्राम, सॉरी, टीचमेंट, टीचमेंट जो आपने डाउनलोड किया है, टीचमेंट जिस ऐप में है वहां के नोटिफिकेशन में जाएगा। नोटिफिकेशन में क्या मिलेगा, उसका लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन करें, वहां से मिल जाएगा। लाइबनीज पढ़ेंगे ना, लाइबनीज की थ्योरी, ठीक है मैं बोल दूंगा। क्रिएटिविटी का पीडीएफ जब आप देखोगे ना पूरा, तब वहां पर लिखा हुआ है सिलेबस में, मतलब जो नोट्स है, व्यक्तिक भिन्नता प्लस सृजनात्मकता मिला है, मैंने भेजा है, एक ही साथ है, एक ही पीडीएफ में। ठीक, ध्यान दो, नहीं मिला है तो मैं फिर से भिजवा दूंगा, वहां से आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, पहला देखो सृजनात्मकता। जो हम सृजनात्मकता पढ़ते हैं वो होता क्या है, जो हम सृजनात्मकता पढ़ते हैं वो क्या होता है जरा समझिएगा। देखो, सृजनात्मकता या इसी को बोल देते हैं रचनात्मकता। रचनात्मकता इंग्लिश में होता है क्रिएटिविटी, तो कई बार क्या होगा आपको इंग्लिश में लिखा होगा क्रिएटिविटी, या ये वाला नाम दे देगा कंस्ट्रक्टिविटी। कंस्ट्रक्टिविटी। अब चीजें देखो, क्या होता है कि कोई नई चीज, या और एकदम सिंपल देखते हैं, हमने ऐसा लाइन पढ़ा हुआ है कि हम भारतीय जो हैं, हम लोग क्या है, बहुत बड़े जुगाड़ू हैं। हम लोग क्या करते हैं, कबाड़ से हम लोग क्या बना लेते हैं, जुगाड़ बना लेते हैं। ऐसा पढ़ते हैं ना हम लोग कि हम भारतीय जो है कबाड़ से भी हम अपना क्या कर लेते हैं, जुगाड़ बना लेते हैं।
मतलब जो व्यर्थ चीजें हैं दूसरों के लिए, हम उनसे नई नई चीजें बना सकते हैं और उन चीजों को उपयोग कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि सृजनात्मकता का मतलब ये है, सृजनात्मकता का मतलब ये है कि कोई नई चीज बनाना, नई वस्तु का निर्माण करना, नई वस्तु का क्या करना, निर्माण करना, लेकिन उसकी क्या हो, उपयोगिता हो, यूजिबिलिटी हो, क्या हो, उपयोगिता हो, यूजिबिलिटी हो, क्या हो उसमें, यूजिबिलिटी हो। तो सृजनात्मकता किसके बराबर होता है, तो आप याद रखिएगा मौलिकता। किसके बराबर होता है, मौलिकता। तो मौलिकता का मतलब होता है ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी होना चाहिए पहला। दूसरा चीज इसमें बोलते हैं नवीनता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, नवीनता। मतलब अगर मौलिकता नहीं है तो वहां पर नवीनता दिया होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, नोवेल्टी। क्या बोलते हैं, नोवेल्टी। लिखा रहता है ना कई जगह, नोवेल्टी शॉप, मतलब जहां पर नई चीजें मिलती है। ये इसी को बोलते हैं नमनीयता, नमनीयता। तो इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। और प्लस क्या होने चाहिए, ये सब अगर है, नया वस्तु बना है, लेकिन मान लो आपने कुछ नया वस्तु बनाया, लेकिन उस नए वस्तु की कोई उपयोगिता नहीं है, तो वो उसको क्रिएटिविटी बोला जाएगा क्या, नहीं बोला जाएगा, वो सृजनात्मकता नहीं है। तो आप याद रखिएगा उसमें क्या होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए, मतलब यूजेबिलिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूजेबिलिटी होना चाहिए। क्या इतना समझ में आया क्या। अब देखो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सृजनात्मकता में शामिल है, सृजनात्मकता में शामिल है, ऑप्शन देगा क्या, एक ऑप्शन देगा, या तो मौलिकता के साथ लिख कर देगा, मौलिकता व उपयोगिता। अगर ऐसा नहीं देगा तो इसको क्या कर देगा, बदल देगा थोड़ा सा, उपयोगिता को नवीनता या नमनीयता लिखकर क्या करेगा, उपयोगिता देगा। तो ये जिस भी ऑप्शन में रहेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये जो मैंने बोला वो समझ में आया क्या, प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। मतलब सृजनात्मकता के गुण क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप ये बोलिएगा कि उसमें क्या होता है, नवीनता, मौलिकता, सॉरी नवीनता, मौलिकता और नमनीयता होता है, कि उसके गुण होते हैं और उसकी उपयोगिता होती है। और क्या होती है, उपयोगिता। अगर मान लो नया चीज बना दिया, उसकी उपयोगिता नहीं है, तो भी वो क्रिएटिविटी नहीं है। अगर मान लो उपयोगिता है, लेकिन आपने वो पुराना चीज ही चला रहा, उसी को उपयोग करे, तो वो भी क्या नहीं है, आपकी क्रिएटिविटी नहीं है। इधर क्लियर है, बता दिए फिर से कि ऐसा कोई चीज, जैसे मेरे पास ये पेन है, ऐसे मेरे पास 4 पेन और हैं, तो मैंने क्या किया, 4 पेन को और मिलाकर इससे कुछ नया चीज बनाया, डिजाइन का चीज। लेकिन अगर इसका कोई यूज ही नहीं होगा वो डिजाइन वाले का, तो उसको क्या क्रिएटिविटी बोलेंगे क्या, नहीं। नया चीज होना चाहिए, साथ में उसका एक यूजिबिलिटी भी होना चाहिए, यूज भी कर पाए, तब वो क्या कहलाएगा, सृजनात्मकता कहलाएगा। समझ में आया। अब देखो, जैसे अब कौन कौन क्रिएटिव होता है वो समझिएगा। जैसे कोई फिल्म हो गया, जैसे कोई कहानीकार हो गया, कहानीकार, साहित्यकार, लिटरेचर या स्कॉलर, वैज्ञानिक हमेशा नई नई खोज करते हैं। समझ में आ रहा है, कहानीकार हमेशा नई कहानी बताएंगे, पुरानी कहानी बनाएंगे सेम सेम, तो उसको कोई देखेगा क्या, नहीं। तो कहानीकार क्या करते हैं, कल्पनाओं में जाते हैं, नई नई चीजें सोचते हैं और नई चीजें सामने, दुनिया के सामने रखते हैं। तो कहानी लोगों का क्या करती है, मनोरंजन करती है। यहाँ पर साहित्यकार नई नई कविताएं लिखता है। हर कोई पुरानी वाली कविताएं को दोहराता है क्या, नहीं। नया नया पोयम लिखेंगे, नया नया थॉट लेकर आएंगे, आसपास की चीजों को देखेंगे। जितने भी आपके गायक हैं, मतलब जो संगीतकार हैं, जो गीत लिखते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, आसपास की चीजों को देखते हैं और उनको देखकर एक नई धुन बनाते हैं। हर गाने में देखते हैं ना नई धुन, तो वो क्या है, क्रिएटिविटी है। रिमिक्स वाला नहीं बोल रहे हैं ना, रिमिक्स वाला नहीं,
जितने भी सॉन्ग बनते हैं आजकल वो क्या होते हैं, या जब से बन रहे हैं, हर हर सॉन्ग क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है थोड़ा सा थोड़ा। तो वो क्या है, क्रिएटिविटी दिखा रहा है कि भाई नया धुन बना है ये सब। फिर वैज्ञानिक हमेशा नई खोज करते हैं जो पहले किसी ने नहीं किया हो, या उसको और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हैं। समझ में आया क्या? हो गया? हाँ, क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए, उसी को पढ़ेंगे, अभी थिंकिंग को भी पढ़ेंगे। तो यहां तक समझ में आया क्या? तो दो परिभाषाएं अभी देखेंगे, जेम्स ट्रेवर का और क्रोएन क्रो का। चलो इसी में देख लेते हैं। परिभाषा, जेम्स ट्रेवर। जेम्स ट्रेवर बोलते हैं कि जो भी चीज नई बनती है ना, उसमें मौलिकता होती है। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद में अनिवार्य रूप से होता है। नवीन रचना या उत्पाद में अनिवार्य रूप से होता है, अनिवार्य रूप से होता है। जेम्स ट्रेवर क्या बोलते हैं, जो भी चीज आपको नया चीज दिखे ना, वो सब किसके उदाहरण है, रचनात्मकता के या सृजनात्मकता के। जो भी कुछ नया दिख रहा है वो किसका उदाहरण है, रचनात्मकता और नवीनता के उदाहरण हैं। ऐसा कहना है किनका, जेम्स ट्रेवर का। तो ये उनकी परिभाषा है। दूसरा परिभाषा जो है वो क्रो एंड क्रो का है। तो क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति नया चीज अगर बना रहा है ना, तो उसकी मानसिक क्षमता को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, मानसिक क्षमता या मानसिक प्रक्रिया को दर्शा रहा है। तो सृजनात्मकता मौलिकता के परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्या है, मानसिक प्रक्रिया। सही, देखो पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलता है क्या, जेम्स ट्रेवर, जो चीज नया बना है ना, वही क्या है, क्रिएटिविटी है। जो चीज नया आपने देखा मार्केट में, वही चीज क्रिएटिविटी है, जो अब तक अपने अभी तक आपने नहीं देखा था। नया चीज मार्केट में आया मतलब वो क्रिएटिविटी के थ्रू आया हो, किसी ने तो सोचा होगा आगे बढ़कर। फिर दूसरा, क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं कि भाई जो भी चीज क्रिएट हो रहा है ना, वो उस व्यक्ति के मानसिक क्षमता या मानसिक प्रक्रिया को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। कौन बोलते हैं, क्रो। क्रो एंड क्रो, क्या ये दोनों समझ में आ क्या? ट्रेवल बोलते हैं जो चीज नया आ रहा है वही चीज क्रिएटिविटी है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं कि भाई जो चीज नया बना है वो किसको प्रदर्शित करता है, मानसिक प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। क्लियर? अब देखिएगा, मौलिकता के तत्व। मौलिकता के तत्व, मौलिकता के, सॉरी मौलिकता नहीं है, सृजनात्मकता के होगा। सृजनात्मकता के तत्व, एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो इसके मेन अगर देखो, टोरेंस 4 मानते हैं और गिलफोर्ड भी क्या करते हैं, 4 ही मानते हैं, ये याद रखें। तो टोरेंस, दो मनोवैज्ञानिकों का नाम है, टोरेंस प्लस गिलफोर्ड। टोरेंस और गिलफोर्ड, इन्होंने क्या किया है, पहले जो 4 हैं इन चारों को इन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। इसको आप याद रखिए चारों को, एफ ओ एफ ई, तो मैं इसको फोफी पढ़ता हूं, या इसको फीफो भी पढ़ सकते हो आप, जैसा भी आपको मन करे। तो पहला क्या है, फ्लुएंसी, धारा प्रवाह। फ्लुएंसी बताऊंगा क्या होता है एक एक चीज।
एफ से क्या है? फ्लुएंसी। ओ से ओरिजिनलिटी, मौलिकता, नवीनता या नवीनता भी लिख सकते हो। नवीनता तो मैंने लिख दिया है, या नमनीयता या विविधता, या विविधता, इसी को क्या बोलते हैं आप? ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी। फिर एफ है, तो ये क्या होता है? लचीलापन। हिंदी में क्या बोलते हैं? लचीलापन। लचीलापन इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी। और फिर चौथा क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है, उसका मतलब होता है विस्तार, विस्तारण। विस्तारण, विस्तार, या इसको और बोलते हैं व्यापक। क्या बोलते हैं? व्यापकता, इलैबोरेशन। अब इसको समझिएगा। इलैबोरेशन, अब समझिएगा क्या कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप कोई कविता सुनाते हो, अगर आप बोलने की क्षमता है आपने, जैसे देखो मंच संचालन करना भी क्या है? एक प्रकार की क्रिएटिविटी है। जैसे हर कोई व्यक्ति करता था क्या स्कूल टाइम में? जब आप स्कूल में रहे होंगे तो उस समय जो है होस्ट करने का काम, किसी कार्यक्रम को होस्ट करने का काम कोई एक ही बंदा करता था ना, हर बार वही करता था। कभी कभी किसी और को मौका मिलता था, कभी कभी किसी और को मौका मिलता था। होता था ना ऐसा कि आप सब जो है क्लास में जितने 40 के 40 हैं, वो सबके सब जो है मंच संचालन का काम करते थे? नहीं करते थे। तो बोलने का भी क्या होता है? एक तरीका होता है। तो भाई ये जो है वर्ड, शब्द प्रवाह, अगर जो है किसी सृजनात्मकता, जो सृजनशील बालक है, अगर उसने चीज कोई क्रिएट किया है, कोई कविता बनाया है, कोई कोई प्रोग्राम बनाया है, होता है ना कंप्यूटर में भी कई प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, यदि उसने कोई कहानी बनाई है, कोई कहानी लिखी है, या उसने क्या किया है, कोई प्रोजेक्ट बनाया है नया टाइप का, तो उसके बारे में अगर उससे पूछा जाए तो एकदम क्रिस्टल क्लियर वो क्या करेगा? कहानी के जैसा बताने लगेगा, वो कहीं भी नहीं रुकेगा। तो उसको बोलते हैं वर्ड फ्लुएंसी, कि जितना भी उससे पूछते जाओ वो लगातार क्या करेगा? आपके प्रश्नों का आंसर देगा। तो आपको इसके अंदर का नहीं जानना है, आप बस इतना ही जानिएगा कि धारा प्रवाह क्या है। तो धारा प्रवाह क्या है? इसका एक तत्व है, मेन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो आपको ये याद रखना है। पहला समझ में आया क्या? धारा प्रवाह। चलो, अब मौलिकता का मतलब क्या है? भाई नया चीज, आपने जो बनाया, जो कहानी आपने लिखी वो नई है, जो प्रोजेक्ट आपने बनाया वो नया है, जो प्रोग्राम आपने बनाया है वो आज तक किसी ने नहीं बनाया है, वो नया है। अगर आपने कुछ लिखा है, कहानी लिखी है, कोई कविता लिखी है, वो नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका मौलिकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मौलिकता। जिस पर आपका गहन अध्ययन किया हो, जिसने आप पर क्या किया हो? गहन अध्ययन किया हो। तो आपको अंदर भी याद नहीं रखना है, आपको ये पॉइंट्स याद रखने चाहिए। लचीलापन, लचीलापन का मतलब है कि आपको जब आवश्यकता अनुसार उसमें क्या करो? अनुसार बदलाव कर सके। होता ना कई बार, अगर कोई कहानी बना है तो कहानी में ये सीन अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको थोड़ा चेंज करते हैं तो वो चेंज हो जाएगा। प्रोग्राम में थोड़ा सा देखते हैं ना, हर बार अपडेशन आता है। आप जितना भी ऐप चलाते होगे आपको अपडेट आता है। अपडेट इसलिए आता है क्योंकि प्रोग्रामिंग चेंज होती है, कुछ कुछ चीज फीचर्स जो होते हैं ऐड होते हैं। अगर मान लो प्रोजेक्ट बनाया है तो प्रोजेक्ट में कुछ प्रकार की कमी होगी तो उसको वापस से क्या कर सकते हैं? दूर, या तो उसको हटा सकते हैं। समझ में आया? तो आवश्यकता अनुसार उसमें क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार उसमें क्या कर सकते हैं? परिवर्तन। और विस्तारण या विस्तार या व्यापकता का मतलब जो है, इसको और बड़ा बनाया जा सकता है। बड़ा बनाना। अगर मान लो बड़ा बनाना, तो बड़ा बनाना का मतलब यह है कि प्रोग्रामिंग में बहुत सारा कुछ अगर ऐड करना हो, जैसे मान लेते हैं एक सिंपल सा ऐप बनाना है जिसमें हम लोग आपसे क्लास ले सके, तो उसमें मैं ये भी बोलूं रिकॉर्डिंग आप लोग भी अपने से रिकॉर्ड कर पाओ, आप लोग भी अपने से सेव कर पाओ, वो वाले फीचर्स डालने हैं तो उसको और बड़ा बनाया जा सकता है। या मैंने कोई कहानी लिखी है, उस कहानी में कुछ दो चार और एलिमेंट लेकर आने हैं। होता है ना मूवीज में कोई कोई कैरेक्टर को स्पेशली डिजाइन किया जाता है कि भाई ये वाला जो कैरेक्टर है बहुत फनी, इसको और लंबा खींचते हैं,
तो वो क्या है, किसी कहानी, किसी कविता या किसी भी चीज को और क्या करना है, एक्सप्रेस करना, और ज्यादा उसको एक्सप्रेस कर पाओ। तो ये जो 4 पॉइंट है, ये टोरेंस और गिलफोर्ड दोनों ने इसको सपोर्ट किया है। क्या ये चारों पॉइंट समझ में आया क्या? ओरिजिनलिटी का मतलब है नई विचार, नया सोच, नई विचार, कि दूसरा किसी और ने नहीं लाया था, कि मौलिकता में जो चीज नया होगा वही क्या कहलाएगा, मतलब सृजनात्मकता में उसको बोला जाएगा मौलिकता, जो हमेशा क्या हो, नया हो, नया कहानी हो, नया प्रोजेक्ट हो, नया प्रोग्रामिंग हो गया। चलो अब देखते हैं दो अन्य जो हैं, जो अन्य हैं वो याद रखो आप। पुनः परिभाषीकरण, रीडिफाइन, रीडिफाइन या रीडेफिनेशन, पुनः परिभाषीकरण या इसको बोलते हैं रीडेफिनेशन, रीडेफिनेशन। इसका मतलब है कि इस पूरी चीज को वापस से क्या करो, शुरुआत से ही बदलाव करना है, शुरुआत से ही बदलाव करना है। या जैसे जैसे और एग्जांपल, जैसे एक कहानीकार ने कहानी लिखी है, जैसे मूवी की कहानी, मूवी की कहानी में क्या कर दिया जाता है, कई बार बदलाव किया जाता है। शुरुआत का हिस्सा अच्छा लग रहा है लेकिन अंतिम का हिस्सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको बदलाव करके क्या किया जाता है, वापस से प्रेजेंट किया जाता है। कोई कविता में कोई लाइन नहीं जम रहा है तो उसको वापस से क्या कर दिया जाता है, बदलाव कर दिया जाता है। तो पूरा मतलब जो है वहां पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, पूरा मतलब वहां पर क्या हो जाता है, चेंज। तो क्या होता है, पूरा पुनः परिभाषीकरण, मतलब किसी एक ऐसे चीज को उठाइए, वापस से उसको रीडिजाइन करिए, लेकिन ये जो है, ये जो बदलाव होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो बस आपको याद रखना है, पुनः परिभाषित किसी वस्तु को, विषय वस्तु को फिर से, कोई नई जानकारी है, कोई नया विचार है, उसको फिर से प्रस्तुत करना है, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाकर उसका कोई मतलब है, पुनः परिभाषीकरण कहलाता है। और दूसरा, और जो अंतिम है वो है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता में शायद मेरे ख्याल से स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको सही करिएगा, सेंसेटिविटी, 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 सेंसिबिलिटी नहीं है, सेंसिटिविटी है। अब देखो इसका मतलब क्या है, व्यक्ति को अपनी अयोग्यता योग्यता का ज्ञान होना, व्यक्ति को अपनी योग्यता अयोग्यता का ज्ञान होना ही क्या कहलाता है, सेंस, वो संवेदनशीलता कहलाता है। सेंसिबिलिटी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार और भिजवा देंगे। पहले तो ये ध्यान ध्यान दो, मैं नोट्स, मैं जो पढ़ा रहा हूँ पहले उस पर फोकस करो ना आप लोग। नोट्स मिल जाएगा, नोट्स कहाँ जाने वाला है, एक बार ग्रुप में भेजे, दूसरे बार फिर भेज देंगे, वहां से देख लीजिएगा। तो पहले तो ये 4 चीजें आप नाम से याद रखें। मैंने ये ऐसा बोला है, क्या है ये, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलैबोरेशन। आप इसको ऐसे याद रखें। इंग्लिश वाला नाम ही ज्यादातर पूछता है, मतलब इंग्लिश वाला नाम क्या, ऑप्शन में इंग्लिश वाला नाम आप आसानी से पढ़ लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, ये नामों को बदल बदल कर देता है, हिंदी वाले नामों को, इंग्लिश वाले नाम सेम सेम होते हैं। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश वाले नाम पहले याद करें, फिर हिंदी वाले नाम की तरफ चलें, तो मेरे ख्याल से याद हो जाएगा। तो एफ से क्या है आपका, फ्लेक्स, धारा प्रवाह, फ्लुएंसी, ओ से ओरिजिनलिटी, तो मौलिकता, नवीनता, विविधता। फिर क्या है आपका एफ, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ई से इलैबोरेशन, मतलब क्या है आपका, व्यापकता, विस्तारण, विस्तार। और फिर लास्ट में दो और है, कौन कौन सा, पुनः परिभाषीकरण और संवेदनशीलता।
जब किसी व्यक्ति को उसके नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो पता हो, उसी को क्या बोलते हैं? संवेदनशीलता। समझ में आया क्या? यहां तक क्लियर? फिर आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए, अब मैं इस पॉइंट से थोड़ा अलग होकर बता रहा हूं, मैं थोड़ा पॉइंट से अलग होकर बता रहा हूं, ठीक है? यहां देखिएगा क्या होता है। एक टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, चिंतन, थिंकिंग। थिंकिंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है। थिंकिंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं स्वालीन चिंतन, स्वालीन चिंतन, इसको बोलते हैं ऑस्टिस्टिक थिंकिंग। मतलब यहां पर जो बच्चे होते हैं कल्पना करने वाले होते हैं, अपनी कल्पना में खोए रहने वाले हैं। अपनी कल्पना में खोए रहने वाले मतलब इमेजिनेशन की दुनिया में रहने वाले। इमेजिनेशन के वर्ल्ड में रहने वाले, अपनी कल्पना की दुनिया में रहेंगे, किसी से कोई बात नहीं करना, अपनी कल्पना में रहेंगे। अपने बुक के बारे में सोचेंगे, किताब कॉपी, अपने रूम के बारे में, सब कुछ अपने बारे में सोचेंगे। फिर दूसरे प्रकार का जो चिंतन होता है उसको बोलते हैं यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन, वादी चिंतन, इसको भी लिखिएगा, उसमें नहीं है नोट्स में। शिक्षक भर्ती बैच होता तो उनको ये सब पता रहता है, लेकिन आपको पता नहीं है, मुझे बताना पड़ेगा। यथार्थवादी चिंतन का मतलब होता है रियलिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकिंग कई बार उनको भी नहीं पता होता, तो आप ये मत मानिएगा कि हम उनसे पीछे हैं। उनको अभी भी आप पूछ दो ना चिंतन कितने प्रकार के होते हैं, तो वो बता नहीं पाएंगे। देख लेना आप लोग पूछ के, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखो, एक प्रकार का जो चिंतन होता है उसको बोलते हैं अभिसारी। क्या बोल देते हैं? अभिसारी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या बोलते हैं इसे? कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं। इसके लिए याद रखिएगा, जब आपको हाँ या ना या एक शब्द में उत्तर देना हो, एक शब्द में, मतलब उत्तर कब दिया, कैसे दिया जाता है? एक शब्द में, हाँ ना या एक शब्द में। जैसे अगर मैं यहां पर पूछूं, प्रश्न कुछ प्रकार होगा। प्रश्न होता है क्या? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? क्या है? तो इसका आंसर, अगर मान लो कि आप छत्तीसगढ़ की राजधानी में रहते हो, तो आप क्या बोलोगे? हाँ या ना बोलोगे। और दूसरा, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? नया नवा रायपुर, अटल नगर, आप ये बोलोगे। वहां पर कहानी खत्म। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं बंद प्रकार का प्रश्न। बंद प्रश्न या बंद प्रकार का चिंतन, मतलब उसके बाहर आप जा ही नहीं सकते। बंद प्रकार का चिंतन, क्लोज्ड थिंकिंग, भाई बाहर जाने का मौका ही नहीं है आपके पास, आंसर तो एक ही आना है। अब देखते हैं दूसरा, बोलते हैं अपसारी। अपसारी चिंतन, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। बोलते हैं ना डाइवर्स है, वो लड़का बहुत डाइवर्स है, या वहां का चीज बहुत डाइवर्स है, बहुत सारा डाइवर्सिटी दिखता है, उसका मतलब बहुत सारे थिंक चेंजेस होते हैं। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट जिसको बोलते हैं क्या? खुला। इसको यहां लिख रहा हूं ना, खुला प्रश्न। खुला प्रश्न, खुला प्रश्न, इसका मतलब समझिएगा, जब आपको वर्णन करना हो, जब आपको क्या करना हो, एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारा दिया हो, जैसे यहां पर पूछ रहा हूं मैं, यहां पर क्वेश्चन पूछा है क्या कि नया रायपुर या रायपुर का वर्णन करें।
या रायपुर ही क्यों बोले? छत्तीसगढ़ के बारे में बताओ या छत्तीसगढ़ का क्या करो, वर्णन करो। तो मतलब आपके पास बहुत सारा टाइम है ना, बहुत सारा है, बहुत सारे प्रकार से सोच सकते हो छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में वन संपदा के बारे में, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव के बारे में, छत्तीसगढ़ में पर्यटन के बारे में, छत्तीसगढ़ में धार्मिक प्लेसों के बारे में, छत्तीसगढ़ में जल प्रपातों के बारे में, छत्तीसगढ़ में परिवहन के बारे में। इतना सारा टॉपिक निकल आ जाएगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, है ना। तो ये इतने सारे क्षेत्र निकल आएंगे कि आप बहुत सारा इसमें लिख सकते हो, 3-4 पेज भर सकते हो, बहुत सारे आपके पास नॉलेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर ऐसा कुछ था क्या? नहीं था। तो इस प्रकार का जो थिंकिंग होता है, आउट ऑफ द बॉक्स भी बोलते हैं, खुला प्रश्न, आउट ऑफ द बॉक्स, तो इसी को क्या बोलते हैं? सृजनशील चिंतन या सृजनात्मक चिंतन। जब आप क्या करो, अधिक जाकर सोचो और ज्यादा सोचो, इसी को क्या बोलते हैं? सृजनात्मक चिंतन। तो अगर आपको प्रश्न पूछा है कि सृजनात्मक चिंतन किस प्रकार के चिंतन को कहते हैं, तो याद रखना अपसारी चिंतन को कहते हैं। किसको कहते हैं? अपसारी चिंतन को। क्या ये चीज समझ में आया क्या? अभिसारी और अपसारी का मतलब क्या है? कोई और दिक्कत किसी को? मल्टी डायमेंशनल, बिल्कुल बोल सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल थॉट आएंगे यहाँ पर आपको। यहाँ पर वन डायमेंशनल आएंगे, बस एक ही हाँ या ना। और फिर होता है क्या? आलोचनात्मक। आलोचनात्मक या समालोचनात्मक। आलोचनात्मक या समालोचनात्मक इसको बोलते हैं क्रिटिकल, क्रिटिकल थिंकिंग या इवेल्युएशन, इवेल्युएशन या इवेल्युएटिंग भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है? किसी विषय पर, किसी विषय पर या किसी विषय का गुण दोष देखकर कर निर्णय लेना। किसी विषय का गुण दोष देखकर क्या लेना? निर्णय लेना। जैसे गाड़ी लेने जाओगे तो 4 लोग से पूछोगे, उसके पॉजिटिव नेगेटिव देखोगे और फिर उसके बाद निर्णय लोगे। बहुत सारा ऐसा चीज है जो आप क्या करते हो, उसके पॉजिटिव नेगेटिव को देखते हो और फिर निर्णय लेते हो। उसी को क्या बोलते हैं? कौन सा चिंतन बोलते हैं? आलोचनात्मक या समालोचनात्मक, क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। क्या ये चीज समझ में आया क्या? यहां तक समझ आया ये तीनों? तो आप याद रखिएगा, चिंतन 2 प्रकार के होते हैं, स्वाली चिंतन, हाँ बिल्कुल भूपेंद्र, अपसारी सीमित होता है और अपसारी, अभिसारी सीमित और अपसारी विस्तृत होता है। तो अगर किसी से पूछोगे ना कितने चिंतन कितने प्रकार के होते हैं, तो कई प्रकार के बोल देंगे। आप याद रखिएगा, चिंतन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वाली चिंतन, दूसरा होता है यथार्थवादी। अब आगे पूछेगा ना यथार्थवादी चिंतन, तो 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और आलोचनात्मक। कौन कौन सा? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और क्रिटिकल। ये समझ में आया क्या? फिर हम पढ़ेंगे अब विशेषता किसके? तो सृजनात्मकता की विशेषताएं। और एक दो चीज मैं बताता हूं, उसको देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं सृजनात्मकता की प्रकृति। नेचर ऑफ क्रिएटिविटी। क्या देखना है? नेचर ऑफ क्रिएटिविटी। तो पहला देखो, जो क्रिएटिविटी होती है वो जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। अर्जित का मतलब है सीखना, आपने अर्जित किया है मतलब देखकर, या हो सकता है कि आप क्लास ज्वाइन करने गए होंगे क्रिएटिविटी, जैसे क्राफ्ट मेकिंग होता है ना, गुलदस्ता सजाना, कोलाज मेकिंग, ये सब का भी एक्स्ट्रा क्लास होता है, तो उसके थ्रू। और कई बच्चे तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, बोलते हैं कि वो बचपन से ही ऐसे काम कर रहे हैं, अपने से बना लेते हैं सब कुछ। तो ये जन्मजात और क्या होता है? अर्जित होता है। फिर क्या होता है कि सृजनशीलता सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक का मतलब है यूनिवर्सल।
मतलब कोई भी हो सकता है। हो सकता है इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि केवल रायपुर के बच्चे ही क्या होंगे, सृजनशील होंगे, छत्तीसगढ़ के बच्चे ही सृजनशील होंगे, भारत के भी बच्चे भी हो, मतलब अदर स्टेट के भी बच्चे क्रिएटिव हो सकते हैं, मतलब दुनिया के हर एक बच्चे जो हैं वो क्रिएटिव हो सकते हैं, कहीं के भी बच्चे क्या हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं। तो ये सार्वभौमिकता का मतलब ये होता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगला है, अगले 2 पॉइंट को मैं बताता हूं। अगला पॉइंट लिखिएगा कि सृजनशील बालक कैसे चिंतन करेंगे। बालक कौन से प्रकार की चिंतन करेंगे बताओ तो, इनमें से कौन सा, बता रहा हूं फिर से। अब कोई सृजनशील बालक होगा वो ज्यादा सोचने की काम ज्यादा अच्छा सोचेगा ना, तो वो क्या होगा, अपसारी चिंतन करेगा। कैसा चिंतन करेगा सृजनशील बालक, अपसारी चिंतन करेगा। क्या करता है, अपसारी प्रकार का चिंतन करता है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इंटेलिजेंस पढ़ेंगे ना, बुद्धि वाला टॉपिक, तो वहां पर पढ़ेंगे आईक्यू, बुद्धि लब्धि। तो देखो, जो सामान्य बच्चे होते हैं, आईक्यू हिंदी में क्या बोलते हैं, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिएगा, अगर कोई सामान्य बालक है, सामान्य बालक, तो उसका आईक्यू ना 90 से 110 के बीच में होगा। आगे देखेंगे इसको कैसे निकाला जाता है बाद में बुद्धि वाले टॉपिक में। दूसरा, अगर कोई सृजनशील बालक है, कोई अगर सृजनशील बालक है, बालक, तो उसका आईक्यू बोला जाता है 110 से 140 के बीच में होता है, 110 से 140 के बीच में। इसका मतलब यह है कि नॉर्मली आप ये सोच के रखिएगा कि अगर कोई सृजनशील बालक है तो उसकी बुद्धि सामान्य बालक से ज्यादा होगी। समझ में आया, ये दिख रहा है ना, सामान्य बालक का 110 तक जा रहा है और इसका क्या जाएगा 110 से आगे, या 111 से 140 लिख सकते हो, इसको 91 से कर सकते हो, लेकिन आपको जल्दी याद हो जाए इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है 140। और जो प्रतिभाशाली, मतलब जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंट होता है, उसको बोलते हैं प्रतिभाशाली। क्या बोल देते हैं, प्रतिभाशाली बच्चा। और उसका आईक्यू क्या होता है, 140 से ज्यादा होता है। समझ में आया क्या ये, इसको याद कर लो, अभी आगे पढ़ेंगे एक जगह। तो वो आप क्रो एन क्रो का बता रहे हो ना, रूबी, हमको याद रखना है क्या, हाँ गिफ्टेड चाइल्ड भी बोल देते हैं, हमको याद रखना है टर्मन का। अभी बस याद रखो जो मैं बता रहा हूं उतना। अब यहां पर देखो, एक पॉइंट लिखा है क्या, एक पॉइंट ऐसा लिखा है, सृजनशील बालक, बालक प्रतिभाशाली नहीं होते, किंतु प्रतिभाशाली बालक प्रतिभाशाली बालक बालक सृजनशील हो भी सकता है और नहीं भी। और नहीं भी इसका मतलब एकदम ध्यान से समझिएगा, यहीं पर आपको दिख जाएगा। इधर मैं लिख रहा हूं क्या, सृजनशील बालक, और इधर क्या लिख रहा हूं मैं, प्रतिभाशाली बालक। अब आपको याद है प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू क्या होता है, 100 ज्यादा, 140 से ज्यादा होता है, और इसका आईक्यू क्या होता है, 140 तक होता है। अब सोचो, क्या ये बच्चा जो है ये बन पाएगा, क्या नहीं बन पाएगा,
क्योंकि प्रतिभाशाली तो उनको ही बोलते हैं ना जिनका आईक्यू क्या होगा 140 से ज्यादा होगा। तो सृजनशील का क्या माना गया है 140 तक या उससे 40 से कम ही होता है, 110 से ज्यादा होगा और 140 से कम ही होगा। क्या ये चीज समझ में आया कि सृजनशील बालक जो है प्रतिभाशाली बन ही नहीं सकता, तो सही है, सृजनशील बालक प्रतिभाशाली नहीं होते। समझ में आया? लेकिन देखो ये प्रतिभाशाली बच्चा जो है वो सृजनशील हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये चीज पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, कुछ नया चीज बनाता नहीं होगा, ये भी हो सकता है, या पढ़ने के साथ साथ कोई नया चीज भी बना सकता है। क्या ये लाइन समझ में आया क्या? अपूर्व अभी ये सब मत सोचो ना, वो सब बताऊंगा मैं, आईक्यू कैसे लेते हैं करके मैं बताऊंगा। अभी तो जिस पे मैं बता रहा हूँ उस पे फोकस करो, आईक्यू कैसे निकालते हो बता दूंगा मैं। आईक्यू का कुछ नहीं होता। आईक्यू का देखो मैं 10 क्वेश्चन दूंगा आपको। मैं क्या दूंगा आपको 10 क्वेश्चन दूंगा अभी। जैसे मान लो आप 10th क्लास में हो। कौन से क्लास में हो 10th क्लास में। आपका बायोलॉजिकल एज जो होगा वो 14 से 15 के बीच में होगा, है ना। एज कितना होगा आपका 15। और मैंने आपको दे दिया 12वीं क्लास के क्वेश्चन दे दिए, पूरे पूरे क्या दे दिए 12वीं क्लास के क्वेश्चन दे दिए। 12th क्लास का मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन, कितने साल का 12 साल का, मतलब 12th स्टैंडर्ड का। तो उस समय मेरे ख्याल से आप 18 साल के रहे होंगे, है ना। तो आईक्यू कैसे निकालते हैं, आईक्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपका मेंटल एज। तो आप 12वीं के क्वेश्चन बना रहे हो मतलब आपका मेंटल एज जो होगा ज्यादा होगा। तो 12वीं कब पढ़ते हैं लगभग 17-18 साल में। तो उसका मैं एज लिखूंगा 17-18 साल। ये एम ए लिखते हैं, एम ए अपॉन क्या होता है सी ए, आगे पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई 100, ये टर्मन का फॉर्मूला है। तो क्या होता है आपने 18 साल के बच्चे के बराबर की क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मतलब आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव है और एज क्या है आपका कम। यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर निकल जाएगा। 3 के टेबल में 6 टाइम में, ये जाएगा कितना 5 टाइम में, ये जाएगा 20 बार में। तो कितना आएगा आईक्यू 120। मतलब आप जो हो आपका जो आईक्यू होगा वो 120 आएगा। समझ में आया पूर्व? वही बोल रहा हूँ, जहां पर मैं फोकस कर रहा हूँ वहां पर आप ध्यान दो, आगे तो मैं बताऊंगा ही कि आप 15 साल के थे लेकिन आपने क्वेश्चन किस एज का सॉल्व किया, 18 साल के बच्चे के बराबर का सॉल्व किया। तो वहां पर एम ए अपॉन सी ए, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज बोलते हैं, आप करंट एज ले लो, मल्टीप्लाई 100, अब निकल गया 120 आ रहा है आपका आईक्यू। उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। आप अपना आईक्यू कैसे चेक करोगे? मैं बोलूं आप 12वीं पढ़े हो, आप कॉलेज का क्वेश्चन सॉल्व करने थोड़ी ना बैठोगे। आपको कहीं पर जाना पड़ेगा, वो आपके लिए क्वेश्चन जहां पर ये आईक्यू टेस्ट होता है वहां पर आपके लिए पूरे टेस्ट डिजाइन होते हैं। पढ़े लिखों के लिए अलग टेस्ट होता है, अनपढ़ लोगों के लिए अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। हाँ, जैसे अनपढ़ लोगों पर भी तो टेस्ट होगा ना, उनको उनकी भी तो बुद्धि है, उनका भी तो इंटेलिजेंस है। तो ये मैं बस बताने का तरीका बता रहा था कैसे इसको निकाला जाता है। समझ में आया? देखो ये लाइन समझ में आया कि नहीं? देखो पहला लाइन क्या था कि जन्मजात और अर्जित होता है। या तो कोई बच्चा जन्म से ही ऐसे कार्य करने लग जाता है, नए नए चीज बनाना, दो चार चीजों को जोड़ जोड़ कर नया नया चीज बनाता है, या तो हम लोग बोलते हैं ना आजकल स्कूल में क्या होता है एक्स्ट्रा करिकुलर के विषय में सिखाया जाता है क्या, कि वो डिजाइन, आपने देखा होगा ना, क्या बोलते हैं ग्रीटिंग कार्ड बनाना, कोलाज बनाना, वो स्कूल में सिखाता है ना, तो बच्चा देख देख कर सीख जाता है कि हाँ ये डब्बे से अपन ये बना लेंगे, इससे हम ये बना लेंगे, ये अच्छा लगेगा करके। तो वो क्या होता है एक जन्मजात जो बचपन से कर रहा है बिना देखे अपने से, और अर्जित का मतलब है उसने सीखा है स्कूल में कॉलेज में कहीं और जाकर, या आसपास होता हुआ देखा है और उसने सीख लिया है। यूनिवर्सल या सार्वभौमिक का मतलब है कोई भी हो सकता है, सृजनशील बच्चा कोई भी हो सकता है, भारत का, नेपाल का, भूटान का, जापान का, कोई भी हो सकता है, किसी स्थल विशेष पर निर्भर नहीं करता। फिर सृजनशील बालक किस प्रकार का चिंतन करता है, अब सारी भाई ब्रॉड थिंकिंग होती है उसकी, इसी को बताने के लिए पूरा बता रहा था मैं। फिर क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? सृजनशील बालक प्रतिभाशाली नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। सृजनशील का आईक्यू जो होता है 140 से कम होता है और प्रतिभाशाली का 140 से ज्यादा। तो ये बालक नहीं हो सकता, सही है। और प्रतिभाशाली हो सकता है, नए नए चीज बनाता भी हो, और हो सकता है केवल पढ़ाई में अच्छा हो, तो हो भी सकता है और नहीं भी। चौथा पॉइंट, ये चारों पॉइंट क्लियर है क्या ये बताओ?
अब एक चीज देखो, सृजनशील बालक बालक सामान्य बालक से बुद्धि लब्धि में, आईक्यू में और शैक्षिक योग्यता में, पढ़ाई में लिख देता हूं, चलो ठीक है, शैक्षिक योग्यता, या मैं लिख देता हूं यहां पर पढ़ाई, पढ़ाई। अब ध्यान दो, एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होकर सुनिएगा कि आप बताओ कि सृजनशील बालक जो है सामान्य बालक के आईक्यू से ज्यादा होता है कि कम होता है? अगर मान लो सृजनशील बालक जो है सामान्य बालक से ज्यादा आईक्यू रखता है कि कम आईक्यू रखता है? सामान्य बालक से ज्यादा आईक्यू रखता है कि कम? अधिक, ज्यादा, प्लस में होता है। इसी कारण इसको बोलते हैं धनात्मक सहसंबंध। कि सृजनशील बालक सामान्य बालक से बुद्धि लब्धि धनात्मक सहसंबंध में होती है। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। कोई क्रिएटिव चाइल्ड है, उसका आईक्यू लेवल जो होगा वो जनरल या सामान्य बच्चे की तुलना में क्या होगा, उससे पॉजिटिव सहसंबंध में होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन में होगा। क्या ये चीज समझ में आया कि भाई सामान्य बच्चे से ज्यादा होगा मतलब उससे धनात्मक होगा, धनात्मक सहसंबंध बनाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन बनाएगा। अब ये वाला देखो, इसमें क्या है कि अगर आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा हो जो डांस करता हो, है ना, क्या करता हो, जो डांस करता हो, वो पेंटिंग करता हो, तो क्या हर बार एक ही मूव करता था? वो एक ही प्रकार का डांस, एक ही प्रकार का मूव हर गाने में? हर गाने में वो गाने के हिसाब से उसको बदलता था ना, हर गाने में क्या करता था, बदलता था। वैसे ही आपके क्लास में कोई ना कोई तो पेंटर होगा, चित्र बनाता हुआ। हर बार वो एक ही चित्र बनाता था क्या? नहीं, हर बार वो बदलता था समय के साथ। लेकिन वो बच्चा क्या, वो बच्चा जो है क्रिएटिविटी है, वो बच्चा क्या है, सृजनशील है, वो बच्चा क्रिएटिव चाइल्ड है। लेकिन क्या वो बच्चा हर बार पढ़ाई में अच्छा भी होता था? सोच के बताओ। तो वो दोनों हो सकता है, या तो पढ़ाई में पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। क्या आपने ये दोनों महसूस किया है? पढ़ाई में अगर कोई सृजनशील बालक है तो सामान्य बालक से हो सकता है पढ़ाई में अच्छा भी हो और पढ़ाई में अच्छा ना भी हो। आपके क्लास में कोई डांसर होगा, तो डांसर है इसका मतलब क्या है, वो क्रिएटिव चाइल्ड है, क्योंकि हर बार वो जब डांस मूव कर रहा है, हर बार नए नए मूव लेकर आ रहा है, नए नए प्रकार के नृत्य कर रहा है। कोई पेंटिंग बना रहा है तो अलग अलग प्रकार के पेंटिंग बना रहा है, कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग यूज कर रहा है, तो वो क्रिएटिव चाइल्ड है। लेकिन क्या वो बच्चा पढ़ाई में ज्यादा, हो सकता है अच्छा भी हो और हो सकता है ना भी हो। तो यहाँ पर पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों सहसंबंध बनते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों सहसंबंध बनते हैं। क्या ये पांचों पॉइंट आपके दिमाग में आया, समझ में आया क्या? बुद्धि में तो हमेशा प्लस रहेगा, लेकिन पढ़ाई में हो सकता है आगे पीछे हो सकता है। तो ये पांचों पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है? पांचों पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर पीडीएफ कैसे ज्वाइन करेंगे? हाँ, जैसे, हाँ, वेरी गुड राहुल, बहुत अच्छा एग्जांपल। विराट कोहली, वो भी कॉलेज वॉलेज कंप्लीट नहीं किए हैं। सचिन तेंदुलकर इतने इतने क्रिएटिव हैं, मतलब अपने फील्ड में, क्रिकेट में, है ना, नए नए शॉट बनाना, उसको जो बॉल नहीं होता, जो खेल नहीं पाते, उनको खेलने लायक बनाना। एक था ना अपर कट वाला शॉट, हमेशा छोड़ देते थे लोग, लेकिन उन्होंने क्या किया, पीछे सिक्स मारना उसको स्टार्ट कर दिया, तो लोग उनको जो शॉर्ट बॉल है वो करना भूल गए, नहीं करते थे। तो वो क्या है, 10वीं का एग्जाम देना था उनको, वहां से उनको पाकिस्तान ले गए थे, चल भाई पढ़ाई वढ़ाई छोड़, चल क्रिकेट खेलेंगे करके। बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिए थे आप। विराट कोहली भी अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए। अब रिकॉर्डिंग देखना भाई। चलो, यहां तक समझ में आया? मैंने यहां से बताया था सृजनात्मकता, रचनात्मकता,
कि भाई कबाड़ से हम लोग जुगाड़ बनाते, मतलब कोई पुरानी वस्तु से नई वस्तु बना दी, उसको यूज करने लगे, है ना, नई वस्तु का निर्माण करना, और प्लस उसमें क्या होना चाहिए, उपयोगिता, तो वो क्या कहलाता है आपका, सृजनात्मकता कहलाता है। सृजनात्मकता, मौलिकता, मतलब सृजनात्मकता में क्या होती है, मौलिकता, नवीनता और नमनीयता होती है, प्लस साथ में क्या होना चाहिए, उसकी उपयोगिता होती है, तभी वो क्या कहलाता है, सृजनात्मकता। फिर उसके बाद मैंने बताया था परिभाषा, एग्जाम्पल बताया था, जैसे कहानीकार हर बार नई कहानी लिखेगा, पुरानी कहानी लिखेगा तो चलेगा क्या, नहीं। वैसे ही साहित्यकार हर बार वही कविता को थोड़ी लिखेगा, और वैज्ञानिक हर बार वही खोज थोड़ी नहीं करेगा, नया खोज करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, नया चीज बन रहा है तो क्रिएटिविटी है। फिर जेम्स रेवर बोलते हैं क्या, कि भाई जो भी चीज नया बन रहा है वो उसमें क्या है, शामिल है अनिवार्य रूप से सृजनात्मकता। दूसरा क्रो क्रो क्या बोलते हैं, अगर कोई नया चीज बना है तो जो बनाने वाला है वो उसकी मानसिक प्रक्रिया को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, मानसिक प्रक्रिया को। फिर मैंने बताया था कि सृजनात्मकता के तत्व होते हैं, पहले चार जो हैं वो दोनों ने बोले हैं, टोरेंस और गिलफोर्ड, FOFE। तो क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी और लास्ट में एलाब्रेशन। तो आगे पीछे कुछ हुआ एफ में, लेकिन वही है, लास्ट में पुनः परिभाषीकरण, संवेदनशीलता। आपको पॉइंट्स याद रखने हैं बहुत अच्छे से। आगे देखिएगा, आगे देखते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, ये भी चिंतन बताया मैंने, चिंतन दो प्रकार का होता है, सवाली चिंतन जो अपनी कल्पनाओं में रहते हैं, फिर यथार्थवादी चिंतन, ये तीन प्रकार के होते हैं। अभिसारी, एक क्लोज या इसको बोलते हैं संकीर्ण, जिसमें एक ही सीमित होता है, जिसमें हाँ या ना में या तो फिर एक ही शब्द में उत्तर देना होता है। यहाँ अभिसारी जिसको ओपन एंडेड बोलते हैं, या सृजनशील चिंतन भी बोलते हैं, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारा एक्सप्रेस करने वाला क्वेश्चन होता है। और आलोचनात्मक या समालोचनात्मक, क्रिटिकल या इवेल्युएटिंग थिंकिंग, इसमें किसी विषय के गुण दोष को देखकर आप क्या करते हो, निर्णय लेते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई गाड़ी लेने जाना है तो आप क्या करोगे, उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखोगे और फिर उस गाड़ी को लोगे। क्या करें, अब है ही अजीब, एक्चुअली टर्मिनोलॉजी भी अजीब नहीं है, बताऊंगा ना उसको मापन कैसे करते हैं, बताऊंगा, अभी ध्यान दो इधर। हम लोग ऐसा पढ़े ही नहीं है, ये क्या है आपका फिलोसॉफिकल लैंग्वेज है, फिलोसफी में ऐसे टर्म्स आते हैं, और सारा जो है, जो सब्जेक्ट है वो फिलोसफी से आया है। और ये जो सब्जेक्ट है ना, ये ज्यादा पढ़े नहीं गए हैं, जितने सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं ना, वो सारे के सारे सरल होते चले गए। जैसे भाषा बोला जाता है ना, पहले टफ था, फिर धीरे 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 सरल होते चले गया। संस्कृत एकदम क्लिष्ट संस्कृत, आज से 20-30 साल पहले वाला हिंदी का कॉपी या बुक निकाल के देखना पुराना वाला, उसमें का हिंदी भी आप नहीं पढ़ पाओगे, इतना टफ होता था। तो जो विषय बार बार पढ़े गए, ज्यादा पढ़े गए, तो वो एकदम लास्ट में जाके सरल भाषा का यूज करने लग गया। लेकिन कई भाषा, मतलब कई विषय आपने इसको पहली बार देखा होगा, तो ऐसे जो होते हैं विषय, उसमें जो लैंग्वेज होता है वो टफ ही प्रकार का होता है थोड़ा, है ना। बिल्कुल, नहीं नहीं, हो गया होगा ना क्लास आपका, फोर्थ क्लास मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में नहीं है, आप लोग कॉल करके पूछिएगा। मैं तो बिलासपुर में हूँ, क्लास रायपुर में चल रही है, तो लाइव है, कहीं से भी ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो सृजनात्मकता की प्रकृति, जन्मजात भी होता है, कोई बच्चा जन्म से भी सीखता है या तो फिर देखकर भी सीखता है क्लास ज्वाइन करके। सार्वभौमिकता समझ में आ गया। अब सारी चिंतन करते हैं, प्रतिभाशाली नहीं होते, लेकिन प्रतिभाशाली जो है सृजनशील हो भी सकते हैं और नहीं भी। सृजनशील बालक सामान्य बालक की तुलना में आईक्यू पॉजिटिव रखते हैं, और शैक्षिक या पढ़ाई स्तर क्या होता है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। क्या इतना समझ में आया क्या? हाँ, बाकी आप पढ़ते आ रहे हो, नाम सुनते रहते हैं, इसलिए आपको ईज़ी लगता है, और वहाँ की भाषा भी आपको सरल लगती है। लेकिन यहाँ क्या है, एकदम हम नए हैं, तो थोड़ा समय लगेगा। बाकी समझ आ रहा है, मैं 100% बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है। लेकिन जो है थोड़ा-सा समय और दीजिएगा, एक-एक चीज़, एक-एक क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्लास में देखें, नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, 2 टॉपिक आपके खत्म हो जाएँगे। हो सकता है तीसरा भी स्टार्ट कर लें। अगर मेरा शेड्यूल रायपुर वाला रहेगा नेक्स्ट वीक, तो वहां पर और अच्छा पढ़ेंगे और लंबा करेंगे। बिल्कुल, आप लोग भी करो रिवीजन, मैं भी करवाते जाऊंगा। तो मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ क्लास।